Hello children, good morning, Namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 28 or lesson 28. We shall read about miscellaneous classes. It means इस क्लास में हम मिसलेनियस क्लास नाम दिया गया है। इसका कारण यह है कि हम इस क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अब तक जितने वाक्य जितने रूलों पर आधारित वाक्य का अध्ययन किया गया है उन सभी वाक्यों का समावेश करके एक हमने मिसलेनियस क्लास बनाया है। मिसलेनियस का मतलब मिश्रित, यानी अब तक हम लोग जितने रूल्स पढ़ चुके हैं उस रूलों पर आधारित एक एक वाक्य इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से आप अपनी याददाश्त को फिर से ताज़ा कर लेंगे कि अब तक हमने कितने रूलों का अध्ययन किया है और किन किन प्रकार के वाक्यों का अध्ययन किया है। इन सभी वाक्यों का समावेश इस क्लास में किया गया है, इसलिए इस क्लास का नाम हमने रखा है मिसलेनियस क्लास। मिसलेनियस क्लास का मतलब किसमें कितने प्रकार के रूल का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। तो इस वाक्य में हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का अध्ययन के विषय में बताने जा रहे हैं, जिसमें पढ़ाया जा चुका है कि सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर और एडजेक्टिव का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। इस पर एक एक वाक्यों का अध्ययन देखें। जैसे वह नेक है तो ही इज जेंटल, आप तेज हैं यू आर इंटेलिजेंट, मैं तैयार हूं आई एम रेडी, मैं किसान हूं आई एम ए फार्मर। तो इस अफर्मेटिव वाक्य में सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर प्लस एडजेक्टिव का वाक्य आपने देख लिया। फिर दूसरा वाक्य है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में जिसके साथ इज, एम, आर का प्रयोग करते हुए नॉट का प्रयोग करके किस प्रकार हम वाक्यों का अध्ययन किए हैं। जैसे मैं तैयार नहीं हूं आई एम नॉट रेडी, उसके पिता किसान नहीं हैं हिज फादर इज नॉट ए फार्मर। ठीक है, यह पढ़ाया जा चुका है, इसको पुरानी यादों को ताजा किया जा रहा है। फिर तीसरा सेंटेंस है इसी में इंट्रोगेटिव के साथ वाक्यों में इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट अदर वर्ड्स का प्रयोग करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। जैसे क्या हम लोग तैयार हैं, आर वी रेडी, क्या मैं शिक्षक हूं, एम आई ए टीचर। फिर चौथा वाक्य था है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव सेंटेंस का अध्ययन। जैसे क्या मैं विश्वासी नहीं हूं, आई नॉट फेथफुल, क्या मोहन छात्र नहीं है, इज मोहन नॉट ए स्टूडेंट। थोड़ा खींच कर बोलेंगे ताकि सुनने में लगे कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। फिर यहां देखिए इसी में पढ़ाया गया था यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ में था अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट के साथ इज, आर, एम प्लस अदर वर्ड एडजेक्टिव के साथ। कैसे कोयल काला होता है, कोयला काला होता है, कूल इज ब्लैक, मैं मेहनती विद्यार्थियों को देखकर खुश होता हूं, आई एम हैप्पी टू सी ए लेबोरियस स्टूडेंट। इसी में यूनिवर्सल ट्रूथ में ही अब निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस इज, एम प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट या अदर वर्ड्स के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे किया जाता है। दूध हानिकारक नहीं होता है, मिल्क इज नॉट हार्मफुल, मैं गरीबों को देखकर खुश नहीं होता हूँ, आई एम नॉट हैप्पी टू सी द पुअर। इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब व्यक्ति है उसको देखकर मैं खुश नहीं होता हूँ, जी नहीं, उस गरीब व्यक्ति के गरीबी को देखकर मैं खुश नहीं होता हूँ। मैं खुश नहीं रहने का मतलब है कि उसकी गरीबी पर तरस आती है कि भगवान ने क्यों इसको गरीब बना दिया। इसका मतलब ये है, इसका ये अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि उस गरीब को देखकर मैं खुश नहीं होता हूँ,
उस गरीब व्यक्ति के गरीबी को देखकर मैं खुश नहीं रहता हूँ, इसका मतलब ये हुआ। तो इसलिए हुआ, मैं गरीबों को देखकर खुश नहीं होता हूँ। आई एम नॉट हैप्पी टू सी द पुअर। मैं चाहता हूँ कि कोई गरीब न रहे, इसलिए मैं गरीब व्यक्ति को, मैंने वह गरीब है उसकी गरीबी पर देखकर मैं ना खुश होता हूँ, उस व्यक्ति से नहीं। फिर इसी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज आर सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जैसे क्या लड़कियां सब मिली होती हैं, आर गर्ल्स शाई, क्या सिंह बहादुर होता है, इज द लाइन ब्रेव। इसी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, इज आर पहले रहेगा सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड एडजेक्टिव, क्या बर्फ ठंडी नहीं होती है, इज आइस नॉट कोल्ड, क्या साधु दयालु नहीं होते हैं, आर सेंट्स नॉट काइंड। ठीक, अब नॉन लिविंग थिंग्स के विषय में पढ़ाया गया था, जिसमें जीव न हो, नकारात्मक वस्तुओं के विषय में कहा जाता हो, नॉन लिविंग थिंग्स वस्तुओं के विषय में कहा गया हो। जैसे अफर्मेटिव में क्या, ईट का प्रयोग होगा, क्रिया रहेगी सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जैसे बादल गरजता है तो इट थंडर्स, या आग जलती है, आग जलती है, इट बर्न्स फायर। ठीक है ना। अब यहां देखिए, यहां रूल लिखा गया है ईट वर्ब प्लस एस प्लस सब्जेक्ट अदर वर्ड, इसका मतलब क्या, बादल गरजता है, ईट थंडर्स, यहां तक हो गया, आग जलती है, ईट बर्न्स फायर। अब यहां सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, क्या हम नाउन भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट पब्लिक नाउन। अब यहां गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि यहां वर्ब के बाद सब्जेक्ट कैसे आ जाए, तो यहां इसलिए यहां हम नाउन भी लिख सकते हैं आराम से। ठीक है ना, आग जलती है, इट बर्न्स फायर। नेगेटिव सेंटेंस में इट डज नॉट वी1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, जैसे बादल नहीं गरजता है, इट डज नॉट थंडर, पानी नहीं टपकता है, इट डज नॉट ड्रिप वाटर। ठीक है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे है, क्या बादल नहीं गरजता है, डज इट नॉट थंडर, या डज नॉट इट थंडर। इसको जब लेसन पढ़ाया गया उसमें डिटेल बताया गया है कि इसको दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, डज नॉट क्लाउड थंडर, ये भी सही है, या डज क्लाउड नॉट थंडर, वो भी सही, उसमें डिटेल बताया गया है। इसमें ब्रीफ आइडिया, मतलब हल्का हल्का थोड़ा सा दिया जा रहा है, एक साथ इसको आप दिमाग में देख लें कि कैसे इसको बताया गया और क्या क्या पढ़ाया गया है। अब क्यों वाला जो बीच में क्यों आता है उसका अध्ययन कैसे होगा, तो बादल क्यों गरजता है, वाई डज इट थंडर, या वाई डज क्लाउड थंडर, वो भी सही है। ऐसा नहीं कि वहां बताया गया यहाँ छोड़ दिया गया, तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए एक शॉर्ट आइडिया दे दिया गया, उसमें डिटेल बताया गया अलग अलग लेसनों में। फिर आज वर्षा क्यों नहीं होती है, वाई डज नॉट ईट रेन टूडे, या वाई डज नॉट ईट बिगिन रेन टूडे, दोनों सही है, लेसन में बताया जा चुका है। फिर उसमें हैज हैव के प्रयोग, कैसे इसके साथ हैज हैव का प्रयोग होता है भी बताया गया था। मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन, उसके पास किताब है, ही हैज ए बुक। नेगेटिव में मेरे पास घड़ी नहीं है, आई हैव नॉट ए वॉच, उसके पास कलम नहीं है, ही हैज नॉट ए पेन। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे, हैज हैव पहले है, क्या उसके पास साइकिल है, हैज ही ए साइकिल। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज हैव रहेगा, उसके साथ सब्जेक्ट प्लस नॉट V1 और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। अब यहां आप दे सकते हैं V1 है ना, हैज, उसके पास किताब नहीं है। अब देखिए हैज ही नॉट ए बुक, अब इसमें हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया। अब इसमें यहां देखिए वर्ब इसमें नहीं है, तो नहीं है तो छोड़ देंगे, नाउन है तो नाउन लिख देंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर है देखिए इसको लिख देंगे, इसलिए यहाँ बुक हो गया। तो ये नहीं कि रूल में लिखा गया वर्ब, इसमें वर्ब नहीं है। अगर वाक्य में क्रिया आती है तो क्रिया लिखेंगे, क्रिया नहीं आती है, नाउन आ गई, नाउन की जगह पर नाउन आ गया, या ऑब्जेक्ट आ गया, अदर वर्ड आ गया,
इस सबको मिलाकर यहाँ लिखा जा सकता है केवल ऑब्जेक्ट, तो भी सही है। अब जैसे इस पूरे जगह पर हम केवल ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, वो भी सही है। इसलिए इसमें किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे हैज ही नॉट ए बुक, ठीक है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया है, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, यहाँ नॉट हो गया, यहाँ पूरा ए बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार हमने पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अब तक जितने रूल्स पढ़ाए गए हैं उसमें इज, आर, एम, हैज, हैव का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे करते हैं उन वाक्यों को पढ़ाया गया है। उन्हीं वाक्यों पर आधारित इसमें ब्रीफ आइडिया मैंने बहुत कम समय में पूरे रूल्स के साथ एक एक एग्जाम्पल देते हुए आपके मेमोरी को यादाश्त के तौर पर लाने का प्रयास किया गया है, ताकि आप एक साथ इन वाक्यों का अध्ययन करें और यह जान लें कि ई, आर, एम के साथ पूर्व में पढ़ाया गया है जो इतने रूल्स हैं। अब इसी का दूसरा खंड मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें क्रिया के अंत में ता हूं, ती है, ते हूं जो पढ़ाया गया है, उसमें इस प्रकार के कितने तरह के वाक्य आप पढ़ चुके हैं। इसमें तो उन सेंटेंसों को पढ़ाया गया जिसमें के अंत में है, हूं, हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ई, आर, एम वाला, हैज, है वाला, वाई वाला, इस सब प्रकार के वाक्यों का इसमें सम्मिलित कर दिया गया। अब जिस क्रिया के अंत में ता, ते, ती हो उसका इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, वाई, एच क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, कैसे बनाया गया है, इसमें अब आपके इसके दूसरे भाग में मैं बताने जा रहा हूं। इसको आप देखेंगे और इसको भी अपने मेमोरी में बैठाने का प्रयास करेंगे। मैं अब उन वाक्यों का अध्ययन आपको कराने जा रहा हूं जो मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूँ, तो हो का अध्ययन आप कर चुके हैं। उन वाक्यों को अब कितने रूल्सों पर आधारित हमने पढ़ा है उसके विषय में अब वाक्यों का अध्ययन देखें। तो वैसे वाक्य जिसके मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ती हूँ, ते है, ते हो का अध्ययन आप कर चुके हैं। उन वाक्यों में कौन कौन सा रूल आपने पढ़ा है उसके विषय में एक ब्रीफ आइडिया ले लीजिए, एक शॉर्ट आइडिया ले लीजिए ताकि याद रहे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में था, और यह जो पढ़ाया जा रहा है सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एसएस। एसएस का मतलब क्या हुआ, ही, सी, इट। इसके पहले आपको बताया गया कि एसएस का मतलब क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी एक वचन करता है। इसमें आता कौन कौन है, एसएस में आता कौन कौन है, इसमें आता है ही, सी, इट, कोई नाम या माई फादर, माई टीचर, माई सिस्टर, राम, सीता, ये सब एसएस में आते हैं। उन्हीं पर आधारित रूलों पर किस प्रकार के वाक्य बनते हैं। अफर्मेटिव में था एसएस प्लस वी, क्रिया में एस, यस, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर। दूसरा था निगेटिव में सब्जेक्ट डज नॉट, क्रिया V1, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे वह काम नहीं करता है, ही डज नॉट डू ए वर्क। ये इसमें छिपा हुआ है, इसे घबराने की जरूरत नहीं कि हिंदी में ये बताया भी जा चुका है, वह काम नहीं करता, तो ही डज नॉट डू ए वर्क। तीसरा रूल है इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव के साथ पहले
डज आ जाता है। डज प्लस एस एस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे क्या वह काम करता है, तो डज ही डू ए वर्क। चौथा रूल था इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे, डज नॉट प्लस एस एस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। क्या वह नहीं हंसता है, तो डज नॉट ही लाफ, या इस जहाँ इसको पढ़ाया हूँ वहाँ दिया हूँ डज ही नॉट लाफ, दोनों सही है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्यों वाला आ जाता है, वाई, हु, डज सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। कि वह क्यों धीरे धीरे बोलता है, वाई डज ही स्पीक स्लोली। अब इसी में निगेटिव है, वाई, हु, यहाँ देखिए डीटो, डीटो का मतलब वेयर भी हो सकता है, हु भी हो सकता है, प्लस डज नॉट सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। वह क्यों नहीं धीरे धीरे बोलता है, वाई डज नॉट ही स्पीक स्लोली। अब उसके बाद सातवां रूल है ईट वाला, यानी जिसमें सब्जेक्ट का कोई निश्चित पता नहीं चलता है, वहाँ ईट का प्रयोग करते हैं और निर्जीव वाक्यों के विषय में बताया जाता है। जैसे क्या बादल गरजता है, तो डज इट थंडर, या दूसरे रूप में इसको लिख सकते हैं डज क्लाउड थंडर। ठीक है। फिर है इट डज नॉट वाला कैसे बनता है, बादल नहीं गरजता है, तो क्लाउड डज नॉट थंडर, या इट डज नॉट थंडर, दोनों सही है। फिर है बादल क्यों गरजता है, तो वाई डज क्लाउड थंडर या वाई डज इट थंडर, दोनों सही है। फिर यहाँ वाई वाला सेंटेंस कैसे शुरू होता है कि बादल क्यों नहीं गरजता है, तो वाई डज नॉट इट थंडर या वाई डज नॉट क्लाउड थंडर, दोनों सही है। फिर इसमें छूट रहा था यहाँ निगेटिव अफर्मेटिव वाला इसमें, तो इसको यहाँ दे दिया हूँ कि इट और क्रिया में एस या यस, इसलिए कि इट का अधिकतर प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे बादल गरजता है, इट थंडर्स, या क्लाउड थंडर्स स्लोली। अब यहाँ है कि बादल धीरे धीरे गरजता है, तो क्लाउड थंडर्स स्लोली, दोनों सही है। अब आपको इसके विषय में यह ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन आता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर वही है, ही, सी, इट, ने, माई, फादर, योर, सिस्टर बताया जा चुका है। अब बाकी रह जाता है इसमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और वाक्यों को पढ़ाया गया है, उसको कैसे समावेश इसमें किया जाना है, इसको कैसे पढ़ाया गया है, अब उस पर विचार करना है। तो इसको आप नोट कर लें। अब मैं आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इन रूलों को अब कैसे और किस प्रकार के वाक्यों को लिखना है यह देने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से लिखेंगे। आइए अब हम प्लूरल सब्जेक्ट से बनने वाले मिसलेनियस क्लास अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट से बनने वाले जितने प्रकार के वाक्य हम पढ़ चुके हैं उसके विषय में एक ब्रीफ आइडिया देने जा रहे हैं, जिसको ध्यान से देखें। और इसमें कुछ नए नए सेंटेंस भी हम दे दिए हैं ताकि जानकारी बढ़े और उसको जानने का प्रयास करें। तो ये पार्ट हमारा 28 जो है, इसके पहले आप सिंगुलर सब्जेक्ट से बनने वाले वाक्यों के विषय में ब्रीफ आइडिया देख चुके हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट यानी वैसे वाक्य जिसके मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ती हूँ, ते है, ते हो लगा हो और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, तो उसके साथ कैसे वाक्य बताए गए हैं। तो एक बार फिर मैं आइडिया दे दूँ कि पीएस मतलब पीएंस मीन्स वह सब्जेक्ट जो यू, वी, आई, दे तथा राम एंड श्याम, फादर एंड मदर एंड सो ऑन, बहुत से सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब इन वाक्यों को हम
अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़े हैं, इसको देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें सबसे पहला पीएस यानी प्लूरल सब्जेक्ट। जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो क्रिया में कुछ नहीं रहेगा। V1 यानी क्रिया मूल रूप में रहेगी, ऑब्जेक्ट और अदरवाइज। जैसे तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर, हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में बताया गया था, प्लूरल सब्जेक्ट हो डू नॉट लगता है, क्रिया V1 ऑब्जेक्ट अदरवाइज। जैसे तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट ए लेटर, क्या हो गया। इसी तरह अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है कि डू पहले आ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट अदरवाइज। क्या तुम एक पत्र लिखते हो, तो डू यू राइट ए लेटर। फिर अगला है चौथे नंबर में डू नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट अदरवाइज। क्या तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, तो डू नॉट यू राइट ए लेटर। ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी सत्य है, बताया गया है। या डू यू नॉट राइट ए लेटर, ये भी सत्य है, इसमें सस्पेंस नहीं होनी चाहिए। फिर अगला है वाई वाला, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट। तो उस प्रकार का वाक्य जैसे वाई, व्हेन, डिटो डिटो। फिर उसी तरह यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बनने वाले वाक्य में हमेशा इंट्रोगेटिव रहेगा, उसके साथ डू आएगा। निगेटिव रहेगा तभी भी डू रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा तभी भी डू रहेगा। तुम क्यों एक पत्र लिखते हो, वाई डू यू राइट ए लेटर। 6 है अब निगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों साथ साथ। अब देख रहे हैं इसमें डू नॉट है, पीएस है, V1 है, ऑब्जेक्ट है अदरवाइज। जैसे तुम क्यों नहीं एक पत्र लिखते हो, इसका क्या है, वाई डू नॉट यू राइट ए लेटर, ठीक है। फिर इसमें एक वाक्य बताया गया था, एक वीडियो में स्पेशली इसी का बताया हूँ, उस पर भी एक दे दिया हूँ कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। देखने में फ्यूचर टेंस लगता है, फ्यूचर का वाक्य लगता है, लेकिन काम समापन किस में हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी प्रेजेंट की स्थिति में, इसलिए यह प्रेजेंट टेंस में बनता है। प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, ठीक है। फिर है वह ब्यूटी पार्लर चलाती है, तो सी चलाना, क्या चलाना, हाथ से कोई तो है नहीं कि हैंडल पकड़ कर चलाया जाता है, इसलिए यहाँ उसको रन किया जाता है, इसको मैंने आगे बढ़ाया जाता है। तो सी रन्स ए ब्यूटी पार्लर, ठीक है, इस पर ध्यान रखेंगे, इस तरह के वाक्यों पर रन से लगेगा। अब है विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को पड़ता है, ये कुछ भिन्न प्रकार का वाक्य है, इसको अगले स्पेशली इस वीडियो में पढ़ाया भी है उसको, फिर भी यहाँ दे दिया हूँ यादाश्त के लिए कि विश्वकर्मा पूजा फॉल्स ऑन 17 सितंबर, यहाँ फॉल्स लगेगा। घोड़ा सड़क पर अड़क कर भटकता है, इसका मतलब क्या हुआ, घोड़ा सड़क पर अड़क कर भटकता है, कुछ अजीब सा सेंटेंस है। लोग कहते हैं ये कौन सा टेंस हो गया, ये कौन सा वाक्य, अड़क कर भटकना। तो इसको समझिए, अड़क कर भटकना किसको कहते हैं। जैसे घोड़ा जा रहा है, सामने से कोई ऐसी चीज आई कि चलते 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 घोड़ा एटरेंडम वहीं रुक गया और कान खड़ा करके, हाँ, और अपना रूट बदल लिया, इधर उधर भागने लगा, यानी अपने रास्ते से बेमुख हो गया, रास्ते से हट गया। तो इस तरह के वाक्यों को कहते हैं अड़क कर भड़कना, यानी अपने मूल पथ से किसी कारणवश डिस्टर्ब होकर रास्ता चेंज कर लेना, उसको कहते हैं अड़क कर भड़कना। देखिए घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़कता है, द हॉर्स जीप्स ऑन द रोड, या इसके बदले में एक और शब्द है फ्लेयर्स ऑफ, इसको भी लिख सकते हैं, तभी यह सही है, अड़क कर भड़कना ही होता है, ठीक है। वह कभी चाय नहीं पीता है, ही नेवर टेक्स टी। अब देखिए चाय कोई पीने वाली वस्तु नहीं है, इसलिए कि देखिए पात्र में जब चाय को बनाया जाता है, जब छाना जाता है तो मिक्स नहीं होता है, वह कुछ डस्ट के रूप में या कहिए कुछ सॉलिड के रूप में बर्तन के पेंदे में बच जाता है, वो घुलता नहीं, मिलता जैसे चीनी घुल जाता है, नमक घुल जाता है, लेकिन चाय नहीं घुलता है, इसलिए इसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते, इसलिए हम इसका इस्तेमाल टेक से करते, इसको हम खा रहे हैं, ले रहे हैं,
तो इसलिए ही नेवर स्टेट टी, इसलिए चाय के साथ नेवर नहीं लिखता है। शरबत के साथ लगता है, सिरप के साथ लगता है, कोई लिक्विड पदार्थ जो दूध के साथ लगता है, शराब के साथ लगता है, लेकिन चाय के साथ भी नहीं लगता है। वह उधेड़ बुन पे रहता है। उधेड़ बुन का मतलब क्या? कभी वह फिक्स रास्ते पर नहीं रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, यानी बदलता रहता है अपना पैटर्न। तो इस तरह के शब्दों को कहते हैं उधेड़ बुन में रहना। देखिए इसका इंग्लिश है, ही डज नॉट कन्फर्म इन फिक्स, माने कभी फिक्स बिंदु पर एक निश्चित बात पर कायम नहीं रहता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ही डज नॉट कन्फर्म इन फिक्स। पहले देखिए, मैं 2 गाड़ी रखता हूँ, आई हैव 2 व्हील्स, मैं 2 गाड़ी रखता हूँ या मेरे पास 2 गाड़ी है, दोनों का टेंस सही होगा। तो रखता हूँ चाहे धारण करता हूँ तो भी है जब का प्रयोग होता है, ठीक है। तो 2 गाड़ी रखता हूँ चाहे मेरे पास 2 गाड़ी है, ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाए कि अरे ये कैसे होगा, नहीं, मैं 2 गाड़ी रखता हूँ चाहे मेरे पास 2 गाड़ी है, तभी यही मिलेगा, ठीक है। चाहे कभी कभी आता है कि मैं 2 कपड़े धारण करता हूँ, यानी 2 कपड़े पहनता हूँ, तो वो भी वही होता है। रंजीत के खाते में 2 और रन मिले, रंजीत बैक्स 2 रन्स मोर। अब देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का सेंटेंस है, इसका भी अध्ययन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, इसलिए कहने वाला, बोलने वाला अगर कह रहा है तो प्रेजेंट स्थिति में ही कह रहा है, इसलिए इसका अध्ययन हम प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। फिर है, संजय ने त्यागपत्र दिया। लगता तो है कि पास्ट टेंस का है, दिया, लेकिन नहीं, अभी दिया, यानी प्रेजेंट समय में दिया, इसलिए इसका भी अध्ययन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे संजय रिजाइन्स, यानी संजय रिजाइन देता है, तो इसको ऐसा न करके कहते हैं संजय ने रिजाइन दिया, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। गरीबों की मदद करें, हेल्प द पुअर, एक सुझाव है, ठीक है। अब है वह अगले साल शादी करेगी, इसके विषय में बताया जा चुका है कि अगर काम के विषय में कहने वाला डूअर, यानी जो कहने वाला है हमारा सब्जेक्ट है, वो प्रेजेंट टेंस में कहता है, लेकिन वाक्य का समापन फ्यूचर टेंस में होता है, तो उस तरह के वाक्यों का अध्ययन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं। ही गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर, जहाँ नेक्स्ट ईयर, टुमारो का यूज होता है, वहाँ हम इस प्रकार का शैल विल का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए फ्यूचर टेंस शो करता ही है। वह कभी कभी झूठ बोलता है, ही समटाइम्स स्पीक्स फॉल्स, और समटाइम्स का मतलब कभी कभी, हरदम नहीं, तो इसलिए वहाँ समटाइम्स कहेंगे। वह कभी कभी झूठ बोलता है। वह कभी कभार आता है, ही कम्स ओकेजनली, मैंने किसी मौके पर आता है, हमेशा नहीं आता है, इसलिए इस कौन लिखते हैं ओकेजनली, मैंने किसी मौके पर आता है, इसलिए इसको कहते हैं कभी कभार, ही कम्स ओकेजनली। तो इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट में जितने तरह के वाक्य बताए गए हैं, सबको ब्रीफ आइडिया के साथ, एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको फिर से रिवाइज किया गया, और इस पार्ट का नाम दिया गया मिसलेनियस क्लास। इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बढ़िया से प्रेजेंट इंडेफिनिट का ज्ञान हो गया होगा। अब मैं शुरू करूँगा नेक्स्ट क्लास, जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अध्ययन किया जाएगा, इसलिए आपको रिक्वेस्ट के साथ कहना पड़ता है कि बहुत ही जो बच्चे अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं, मैंने पूरे वीडियो को नहीं देखे हैं, पूरी क्लास का अध्ययन नहीं कर पाए हैं, इसलिए शुरू से 1 से लेकर 28 लेसन तक, बीच में 2 सॉन्ग्स हैं, कोरोना उपचार गीत है और मोटिवेशनल सॉन्ग्स है, उसको भी देखेंगे, उसको रिवाइज कर पूरा कर लें, क्योंकि बीच में छूट जाएगा, बहुत जब पीछे रहेंगे तो बहुत तेज़ी में जब काम करना, एक दिन 2-2 वीडियो जब देखेंगे, तैयार करेंगे, तो समझ में कम आएगा, तैयारी पूरी बढ़िया से नहीं हो पाएगी। इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि एक एक वीडियो देखकर उसको जल्द से जल्द पिकअप कर लें, और हमारे सब्सक्राइब करने वाले दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना बहुत सहयोग दिया और हमारी मदद कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, गलतियों को भूल सुधारने का मौका दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत हमारे तरफ से बधाइयाँ। और अंत में हमारे
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर जितने वीडियो जा रहे हैं उसको शेयर करेंगे, ताकि आप ही की तरह और लोग भी इस वीडियो को देखकर इसका लाभ उठा सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें। और अब मैं अंत में आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ओके।